खूंटी पुलिस को पीएलएफआई उग्रवादी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने संगठन के एरिया कमांडर और 2 लाख के इनामी उग्रवादी सैमुअल कंडुनना उर्फ चांगू उर्फ सामू चाचा को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तोरपा अनुमंडल के तोरपा थाना क्षेत्र के महारौड़ा जंगल में 6 से 7 हथियारबंद उग्रवादी जुटे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई हुई और अभियान एसपी रमेश कुमार और तोरपा एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में टीम ने जंगल को घेरा। पुलिस को देखते ही नक्सली भागने लगे, जिनमें एक को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। उसके पास से एक पिस्टल और गोली बरामद हुई है। पूछताछ में उसने अपना नाम सैमुअल उर्फ चोंगा उर्फ चाचा बताया, जिस पर झारखंड सरकार ने 2 लाख के इनाम की घोषणा कर रखी थी। गिरफ्तार नक्सली पर बंदगांव, जलडेगा, तोरपा और बानो थाने में लेवी, हत्या, पुलिस पर हमला और इसके साथ 12 मामले दर्ज हैं। सिमडेगा में 2018 की मुठभेड़ में इनके कई सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बड़ी संख्या में हथियार भी जब्त किए थे। छापामारी के दौरान पीएलएफआई का एक एरिया कमांडर सैमुअल कंडुनना और सामू, जो मुख्य रूप से बंदगांव थाना का रहने वाला है, परंतु जलडेगा थाना क्षेत्र में मुख्य रूप से सक्रिय था और पीएलएफआई का एरिया कमांडर था, तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से एक पिस्टल और 2 315 के जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ के क्रम में उसने डिटेल में अपनी जो संलिप्तता है विभिन्न कांडों में उसे स्वीकार की है। और बड़ी खबर है चतरा के लवालोंग से। यहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश विफल हो गई है। नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को उड़ाने के मकसद से 7 शक्तिशाली सीरीज लैंडमाइंस बिछाया था, लेकिन पुलिस ने नक्सलियों का मंसूबा विफल कर दिया। बम निरोधक दस्ते ने लैंडमाइंस को डिफ्यूज किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बम निरोधक दस्ते ने लैंडमाइंस को किस तरह से डिफ्यूज किया। और इस धमाके की इंटेंसिटी से आप पता लगा सकते हैं कि अगर यह धमाका हो जाता या फिर इसकी जद में कोई भी हमारा जवान आता तो क्या उसका हश्र होता। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय और पूर्व सीएम रघुवर दास के कार्यकर्ता एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। सरयू राय की पार्टी के नेताओं के घर पर देर रात असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, साथ ही घर के बाहर लगी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। 5 की संख्या में आए लोगों ने घटना को अंजाम दिया और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सरयू राय की पार्टी भारतीय जनमोर्चा के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता सीताराम बेरा थाना पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने जोरदार विरोध किया है। 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो जमशेदपुर से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार दोनों ही नेताओं के जो समर्थक हैं, भिड़ने भिड़ाने की जो खबरें हैं लगातार आती रही है, लेकिन कल रात को जो कुछ हुआ वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। कुछ लोग आए और पत्थरबाजी की, गाड़ियों को निशाना बनाया और गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी की, जिससे कि गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो सरयू राय के समर्थकों का यह प्रदर्शन है, जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ये इस घटना को अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आशीष हमारे साथ, आशीष कुमार तिवारी हमारे सहयोगी। आशीष, अब तक पता चल पाया है कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, रोड़ेबाजी की, वो लोग थे कौन? जी विवेक, आपको पहले मैं बता दूं कि जमशेदपुर शहर में जिस तरह सरयू राय और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का खेमा जो आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, उसी के तहत आज फिर सरयू राय के पार्टी के भाजपा जन मोर्चा द्वारा आज फिर रघुवर दास पर आरोप लगाते हुए उनके कार्यकर्ताओं के घर पर पत्थरबाजी और गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। हालांकि ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मगर आपको बता दूं कि अभी तक सीसीटीवी फुटेज में जो 5 असामाजिक तत्व के लोग हैं जिन्होंने भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के घर में देर रात ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की, गाड़ी में तोड़फोड़ की, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। मगर साफ तौर पर इन लोगों का पार्टी की कहना है कि 24 घंटे का पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी या दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो सरयू राय के पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के बाध्य होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।
खबर है धनबाद से, जहां के बाघमारा बीसीसीएल की बरोरा वन मुराइडीह कोलियरी के कोल डंप में दो गुटों के बीच विवाद चल रहा है और आज यह विवाद हिंसक रूप ले लिया। दोनों गुट आमने सामने हो गए। पहले तो पत्थरबाजी हुई, फिर मामला बढ़ता देख फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। दोनों गुटों में से एक गुट जेएमएम समर्थक कारू यादव का है, जबकि दूसरा जो गुट है वो बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो का है। और दोनों गुट विवाद में ही एक दूसरे के ट्रकों को कई दिनों से लोडिंग नहीं होने दे रहे थे और इसी को लेकर आज मामला बढ़ गया और सूचना मिलने पर पुलिस को पहुंचना पड़ा और अभी भी जांच जारी है। गाड़ी वाला छोड़ दिया में तो हम लोगों ने एफआईआर किया जाएगा और दोनों पक्ष से पहले वार्ता करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल रहा। आज जो दोनों के बीच जो झड़प हुआ है उसको देखते हुए लोकल सेल और बाकी का जो यहाँ काम होने वाला था कोलियरी में, वो सारा अगले आदेश तक बंद करवा दिया गया है। और इससे पहले भी थी रात अपराधियों ने बाघमारा बीसीसीएल ब्लॉक एरिया में तांडव मचाया। अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्यालय पर 2 दर्जन से ज्यादा अपराधियों ने बीती रात हमला बोल दिया। अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की, आधा दर्जन से अधिक बम विस्फोट किए और इस दौरान अपराधियों ने 2 हाइवा और पेलोडर को आग के हवाले कर दिया। सब अंदर दुबरो लगा कान दबा के नहीं आ सकता बाहर। हम लोग का ड्यूटी था, हम लोग कैसे चलिए अब बात करते हैं रांची में बढ़ते जल संकट की, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है लेकिन रांची में जल संकट से निपटने की तैयारियों पर अभी भी सवाल खड़ा है। शहर की प्यास बुझाने को लेकर निगम की तैयारियों का हाल निगम की खड़ी टैंकरों को देखकर आसानी से आप समझ सकते हैं। निगम के पास 53 टैंकर हैं, लेकिन इनमें से 15 टैंकर खराब हैं। इसके साथ 7 डीप बोरिंग में सिर्फ 3 ही काम करते हैं। गर्मी शुरू हो चुकी है और वार्ड संख्या 3, 26, 27, 28, 29, 38, 52 में पानी की समस्या गहराने लगी है। लोगों को जो पानी मिलता है उसमें भी आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जो पीने लायक नहीं होता। हालांकि निगम को अपनी तैयारियों पर पूरा भरोसा है। निगम का दावा है कि शहरवासियों को इस बार पानी की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। सप्लाई वाटर के साथ HYDT और मिनी HYDT को भी दुरुस्त किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, जब शुरुआती टाइम था मेरा 2014 में, उस समय ना टैंकर बहुत अधिक थे ना ही बोरिंग थे, लेकिन अभी कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां बोरिंग ना हुआ हो या चापानल नहीं है। तभी हम लोग ने जितने भी बोरिंग किए हैं, चाहे HYDT हो या मिनी HYDT, सभी का मरामती जहां खराब हुआ सबको ठीक कर दिए। और उस टैंकर के माध्यम से पहले बहुत जगह पर पानी देना पड़ता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे लिए टैंकर का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन इस बार टैंकर के माध्यम से हम जनता तक पानी पहुंचा पाएंगे। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया है। सेवा नियमितीकरण, वेतनमान और लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर उनका प्रदर्शन जारी है। चतरा, गढ़वा, सिमडेगा, गोड्डा और पश्चिम सिंहभूम से आए पारा शिक्षकों ने सीएम हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन पारा शिक्षकों को 3 महीने में स्थायी करने का वादा करते थे। अब पारा शिक्षक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। और आपको यह बताएं कि शिक्षक सोमवार से ही विधानसभा का घेराव और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आंदोलन 19 मार्च तक चलेगा। शिक्षकों ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो उनका आंदोलन और भी उग्र होगा। सरकार थी पारा शिक्षकों के लिए, हेमंत सोरेन जी ने वादा भी किया था, राज्य के हर चुनावी मंच से कहा था कि 3 महीने में स्थायीकरण करेंगे, वेतनमान देंगे। कोरोना का बहाना बना रही है ये सरकार, जबकि तमाम नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। तमाम आर्थिक रूप से भी इतना अब कमजोर नहीं है, प्रगति पथ पर है राज्य, अब धीरे धीरे बढ़ा है, बहुत सारे काम होने लगे हैं, बहुत सारे टैक्सेस वसूल रही है सरकार। पारा शिक्षकों के साथ धोखा हो रहा है शुद्ध रूप से, और हम लोगों के पास धैर्य नाम का चीज इसलिए नहीं है कि पारा शिक्षक नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई पारा शिक्षक की मृत्यु हो रही है। इधर राज्य में शिक्षा विभाग के बीआरसी सीआरसी के अनुबंधित कर्मचारियों ने विधानसभा मार्च किया है। जगन्नाथपुर मंदिर के पास पुलिस ने इन्हें रोका और प्रदर्शनकारी घटनास्थल की तरफ वापस चले गए। प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदर्शन में शामिल लोगों के मुताबिक सरकार ने चुनाव से पहले जो वादा किया उसे पूरा नहीं कर रही।
जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनकी समायोजन की जाएगी। इस बजट सत्र में जब सम्मानित विधायक के द्वारा बीआरपी सीआरपी के समायोजन के संदर्भ में सरकार के समक्ष सवाल उठाई गई तो सरकार सिरे से नकारे खारिज करते हुए यह कहती है कि इनकी पर चूंकि नियुक्ति अनुबंध पर हुई है या समायोजित नहीं किए जा सकते हैं। यह सरकार चुनाव में किए गए वादे से मुकर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर साहिबगंज प्रशासन ने बरजोम पहाड़िया को फौरी मदद पहुंचाई है। वहीं बरजोम पहाड़िया जो तस्करों से चंगुल से निकलकर 1200 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली से साहिबगंज के अपने गांव पहुंचे। धोखा इतना बड़ा और दर्द इतना गहरा मिला कि बरजोम बामड़ा पहाड़िया नाम का ये शख्स ठीक से उसे बयां भी नहीं कर पा रहा। आप यहाँ से कैसे गए थे, कौन ले गया था आपको? वो नाम ना जानता। मुफलिसी के मारे बामड़ा को कुछ दिन पहले राजेश ठाकुर नाम का एक शख्स नौकरी के नाम पर दिल्ली ले गया था, मगर ना तो वहाँ इन्हें किसी काम पर लगाया गया, ना ही पेट भरने के लिए कभी खाना मिला। जान सांसत में पड़ी तो बामड़ा घर लौटने का रास्ता ढूंढने लगे, मगर टिकट के लिए जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। लिहाजा रेल ट्रैक के किनारे किनारे पैदल ही दिल्ली से अपने गांव साहिबगंज के आमर भिट्टा के लिए निकल पड़े। जो ले गया था उसका नाम क्या है और क्या चीज कह के आपको ले गया था बाहर? हाँ, राजेश ठाकुर नाम है। क्या बोल के ले गया था आपको? काम करने के लिए। कहाँ काम दिलाने के लिए? दिल्ली में। क्या चीज में? दिल्ली में क्या चीज में काम करने? नहीं, दिल्ली में क्या चीज काम करने के लिए ले गया था? बिल्डिंग। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भूखे पेट 5 महीने तक पैदल चलने के बाद बामड़ा दिल्ली से धनबाद पहुंचे। धनबाद पहुंचने पर रोटी बैंक नाम की संस्था के लोगों की बामड़ा पर नजर पड़ी। फिर रोटी बैंक के सदस्यों ने बस में बिठाकर बामड़ा को उनके गांव भेजा। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सीएम हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर साहिबगंज प्रशासन को फौरन बामड़ा की मदद का आदेश दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने गांव पहुंचकर उन्हें 50 किलो अनाज और 5000 रुपए की मदद राशि सौंपी। प्रशासन की तरफ से इन्हें मनरेगा के तहत रोजगार का भरोसा दिया गया है। मामले की जानकारी लेते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें जानकारी ये प्राप्त हुई है कि बामड़ा पहाड़िया जी के परिवार को, जो कि उनके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, 2 ये अपने दंपति हैं और 3 इनके बेटियां हैं। इन सभी को जो है राशन कार्ड के तहत नाम जुड़ा हुआ है। इनको राशन कार्ड के तहत राशन पीटीजी के तहत जो है पहाड़िया कोटे के डाकिया योजना के तहत राशन इनको मिलता है। पेंशन भी इनकी पत्नी के नाम से स्वीकृत है, जो कि इनको प्राप्त हो रहा है। और बाकी इनको जो है नरेगा के एक्टिव लेबर के तौर पे इनको जो है दर्ज किया गया है। जॉब कार्ड था लेकिन ये काम नहीं करते थे, इनको काम से जोड़ा जा रहा है ताकि इनको पलायन करने से रोका जा सके। बामड़ा तक मदद पहुंचाकर प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने में जुटा है, मगर इस कहानी ने झारखंड में भूख और गरीबी से हो रहे पलायन के सच को फिर से सबके सामने ला दिया है। निशांत कुमार, न्यूज़ 18, साहिबगंज। उद्यमी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने आज सदन के बाहर धरना दिया। विधायकों ने कहा कि इससे पहले भी दोनों जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल थीं। राज्य सरकार को इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना चाहिए ताकि इस दिशा में पहल हो पाए। बहुत दिनों पूर्व में भी हमारा कुर्मी जाति आदिवासी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन कुछ दिनों से यह नहीं है। इसलिए हम लोगों का सामूहिक मांग है कि बहुसंख्यक जो है कुर्मी लोग यहाँ पर झारखंड में है, तो इसको आदिवासी जनजातीय में शामिल करने की मांग हम लोगों ने राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से किया। तो हम चाहते हैं कि सदन के माध्यम से झारखंड सरकार केंद्र सरकार को अविलंब कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के पक्ष में काम करें।
इधर मॉब लिंचिंग मामले पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मामले के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए वो सीएम से मिलने के लिए आए हैं। देखिए, हत्या हुई है ये बात तय है। बेरहमी से मारा गया ये भी बात तय है। पोल में लटका के मारा गया ये भी बात तय है। 8-9 लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। और मैं कहना चाहता हूँ कि मॉब लिंचिंग का अधिकार, किसी को मारने का अधिकार हमारी सरकार किसी को नहीं देगी। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम लोग गए थे गाँव, और आज परिवार को लेकर हम आए हैं इंसाफ दिलाने के लिए। मेरा मानना होगा कि जो दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई, और इस बच्ची को नौकरी और 10 लाख रुपए का मुआवजा। हाल के दिनों में कोरोना के मामले में इजाफे पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इस स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक भी हुई है इस विषय को लेकर, इसलिए लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। निश्चित तौर पर राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपने राज्य की जनता को इस वैश्विक संकट के इस अभिशाप से मुक्त कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं, और हम पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं। और हमने कल भी अपने सचिव और एनएचएम डायरेक्टर और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किया है, और इसमें कोई भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन से रांची वासियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। हरमू ग्राउंड पर ईशान के साथ प्रैक्टिस करने वाले युवा खिलाड़ियों ने आज के मैच के लिए अपने साथी को चीयर अप किया है। युवाओं ने ईशान को शुभकामनाएं दी हैं। साथियों ने उम्मीद जताई है कि तीसरे T20 मैच में ईशान के बल्ले से हाफ सेंचुरी के बजाय सेंचुरी निकलेगी। हरमू ग्राउंड में युवा क्रिकेटरों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। कि ईशान भैया इस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। पिछले मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी मारा, इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार वो सेंचुरी मारे। पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ 4 छक्के मारे थे, इस बार हम सोच रहे हैं कि 10-12 छक्कों की उम्मीद है, क्योंकि वो छक्के बहुत अच्छे मारते। पिछले साल IPL में भी वो सबसे ज़्यादा छक्के का रिकॉर्ड उनके ही नाम था। जैसे ईशान किशन भैया मारे, फिर 50 मारे, फिर हमको लगता है कि अगला आज का मैच में वो शतक मारेंगे। और 4 छक्के मारे थे, ऐसे में वो बहुत कम छक्के लगाए थे। जैसे लगाते हैं वो कम से कम 10 या 12 छक्के लगाएंगे और सेंचुरी की तरफ जाएंगे। जैसे धोनी सर रांची के हैं और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिए, उसी तरह रांची का ईशान किशन भैया भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उससे भी अच्छा नाम कमाएंगे धोनी सर से भी। हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बार फिर से राहुल भैया फ्लॉप हुए हैं, तो उम्मीद है कि ईशान भैया से बहुत ज़्यादा उम्मीद है वो सेंचुरी की तरफ देखें अपना। ईशान भैया अच्छा खेले, मतलब हाफ सेंचुरी लगा हमसे। आज वाला मैच में उम्मीद है कि शतक लगाएंगे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हरिया